सच्चाई यही है कि पंचनामा में मैंने आप लोगों को बताया था कि तेजस्वी यादव के हर प्रस्ताव का काट भाजपा लेकर आएगी। चिराग पासवान ने जो कहा उसको लेकर एनडीए बट गया। विजय सिन्हा अलग राग पर थे कि चिराग पासवान बन ही नहीं सकते हैं। तो मूर्ख आपको समझाता है कि रात में कि प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आप मान लेते हैं, उस पर जाकर कोई कमेंट नहीं करता है। अरे गाली तो बहुत पड़ता है, गाली की बात नहीं कर रहा हूँ, गाली तो खूब उनको पड़ता है। तथ्यात्मक तौर पर कोई क्यों नहीं कहता कि तुम दलाली कर रहे हो। बिहार में डिप्टी सीएम लोजपा चाहती है जी, और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चिराग नहीं चाहेंगे कि अपना वो 1 रुपए का सिक्का उठाने के चक्कर में किसी का पूरा बैंक गिरा दे। बिल्कुल। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। हम दोनों के उपस्थित होने के पीछे कुछ तो वजह होगी। भयंकर खबर लेकर के आए हैं, और ये भयंकर खबर तब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और बिहार में आकर के सौगात, पहले से कार्यक्रम तय था लेकिन इस बीच में जो घटनाएं घटी उन घटनाओं को लेकर के मायूस भी थे, गुस्से में भी थे, और बहुत सारी चीजें देखने को भी मिली। इसके साथ साथ बिहार में एनडीए गठबंधन का एकजुटता भी देखने को मिला, लेकिन इसके साथ साथ कई सवाल भी सामने आए। उन सवालों में एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण था कि क्या एनडीए गठबंधन सब कुछ ठीक ठाक है भीतर में, और सीट शेयरिंग के समझौते तक क्या इसी तरह का चलता रहेगा। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ इस पूरे कार्यक्रम में जो कुछ भी होकर के निकलना था उसको कहीं ना कहीं पहलगाम के उस मामले ने, उस आतंकी घटना ने, उस दुखद घटना ने सबको गमगीन कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा संदेश भी दिया है, और इसके साथ साथ महागठबंधन से जुड़े हुए कई दलों के जो 5 दल हैं उन दलों के को लेकर के भी कई तरह की बातें सामने आई है। उन सभी विषयों पर हम बातचीत करेंगे, और इस प्रधानमंत्री के दौरे के बाद क्या कुछ बिहार की राजनीति में परिवर्तन होगा उस पर भी बातचीत करेंगे। नमन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रैली के बाद संभावनाएं तो बहुत सारी थी, बहुत कुछ लग रहा था कि बहुत खुशी से सब कुछ होगा, कुछ अनाउंसमेंट भी करेंगे बिहार को लेकर के विशेष, लेकिन उसी कार्यक्रम को जो एक पहले से जो घोषित कार्यक्रम था उसी कार्यक्रम पर बातें टिक गई, और पूरा माहौल जो है एक तरह से समझिए गमगीन था। लेकिन संशय तो इस बात को लेकर भी था, और मैं तो स्पष्ट बोल दूं कि इनफैक्ट भाजपा के कई नेता मुझसे पूछ रहे थे कल रात तक कि मोदी जी आएंगे कि नहीं, मतलब उन्हें भी समस्या थी। लेकिन आपको याद होगा, अगर पंचनामा आपने देखा होगा तो मैंने कंफर्म कर दिया था कि मोदी जी कानपुर वाली रैली जरूर कैंसिल करेंगे, लेकिन बिहार वाली कैंसिल करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बिहार में इन्हें बहुत कैचअप करना है। बिल्कुल, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कुछ घोषणाएं की हैं, कुछ वादे किए हैं, चुनावी रणनीति में भाजपा पिछड़ गई है। उसका पिछड़ने का एक बहुत बड़ा कारण नीतीश कुमार को लेकर बार बार सर्वे रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो कन्विंसिंग नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चिराग पासवान की नाराजगी, या नई शर्त, या बिहार का सीएम की कुर्सी मांग लेना, मांझी का 40 सीटों पर चर्चा करने लगना, फिर उपेंद्र कुशवाहा का 3 दिन का मंथन शिविर मोदी की रैली के बाद प्रस्तावित कर देना, ये सब कुछ एनडीए की वास्तविक स्थिति जो कागज पर है वो नहीं, जो वास्तविक स्थिति है वो दर्शाता है। और इस बीच में छगन भुजबल से मिलने गए थे। हाँ बिल्कुल, जब मैं तो कल ही विश्लेषण में अपने कहा है कि जब छगन भुजबल से मिले हैं तो या तो पार्टी का विलय किया है, या नई पार्टी बनाई है, या कुछ बड़ा फैसला लिया। एक बार तो केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दे दिए थे जी। तो इस बार क्या बनने जा रहे हैं, या हो सकता है गठबंधन बदल दें, क्या करेंगे जो भी हो, अभी ये फ्यूचर के गर्म में है। लेकिन इतना तय है कि एनडीए जितना एकजुट दिखाती है उतना एकजुट बिहार में अभी है नहीं। हाँ, सबकी अपनी मजबूरी है, तो हो सकता है कि ये गठबंधन चुनाव तक चला जाए और चुनाव लड़ भी ले इसी तरीके से, लेकिन आई डोंट सी कि बहुत प्रैक्टिकली मतलब एकजुटता या एक ऐसा माहौल दोनों के बीच में बनता हुआ 5 दलों के बीच में, जिससे ये कहा जा सकता है कि कोई किसी का हनुमान है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का गोतिया है, पट्टार है, ये सब नहीं चलने वाला है। ये बस बिहार वाले परिप्रेक्ष्य में बिहार में ये सब नहीं चलेगा। बिहार में केवल अपनी सीटें, अपने गठबंधन, अपने नंबर्स, अपने प्रत्याशी, और उनके लिए फिर क्या कर सकते हैं बाकी दल, इसी पर सब कुछ डिपेंड होगा। अपना किसी का फंसेगा तो वो चिराग पासवान को खोजेगा, अपना चिराग पासवान का फंसेगा तो वो मोदी को खोजेंगे, मोदी का फंसेगा तो बाकी दलों को खोजेंगे। जदयू तो इनफैक्ट इस बार चुनाव कंप्लीटली डिपेंडेंट होकर लड़ रही है। बिल्कुल, इस बार जदयू खुद चुनाव न लड़के, बल्कि भाजपा और बाकी दलों को उसने जिम्मेदारी दे दी कि आप लड़िए और हमको चेहरा है बस, हमको भी सीट, हमको भी दिलाइए, 10% जो हमारा है वो हम दिला देंगे, बाकी की गारंटी हम नहीं, गारंटी आप समझते हैं। इसलिए तो डिफिकल्ट होता जा रहा है, और एनडीए लीड लेती जा रही है। देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा चिराग पासवान ने जो कहा उसको लेकर एनडीए बट गया। विजय सिन्हा अलग राग पर थे कि चिराग पासवान बन ही नहीं सकते हैं।
फिर आपने देखा होगा कि भाजपा का एक बड़ा हिस्सा लग गया था कि नहीं, चिराग जो चाहे करे। जी जीतन राम मांझी के पार्टी ने भी सपोर्ट कर दिया, बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा न्यूट्रल हो गए इन चीजों पर। अब खबर आई कल ही, आपने देखा उपेंद्र जब जीतन राम मांझी पहुंचे पटना एयरपोर्ट पर, उन्हें मिलना था जी गृह मंत्री से, अमित शाह से, और मिलना भी जी। इन रैली और सीटों को लेकर ही था। लेकिन चूंकि पहलगाम वाला मामला हो गया, हमला हुआ ऐसा, जी। जिसकी वजह से उन्हें उस तरफ जाना पड़ा, तो उसकी वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। जी और कम से कम रैली वाला कार्यक्रम तो हो गया। चिराग पासवान की भी ज्यादा नाराजगी रैली में नहीं, न्योता मिलने की वजह से थी। जी आप देखिएगा कि जदयू इस पूरी कार्यक्रम को नरेंद्र मोदी की हाईजैक कर लेते हैं। हाँ आपको इससे पहले अगर आपने पंचनामा देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो मत देखा कीजिए। जी जी बार बार एक ही कितना बार हम रेफरेंस नहीं, आपने तो आपने मैं रेफरेंस देते देते भी कभी कोई थक जाता हूँ। सच्चाई यही है कि पंचनामा में मैंने आप लोगों को बताया था कि तेजस्वी यादव के हर प्रस्ताव का जी काट भाजपा लेकर आएगी, और 21 से 22 ऐसी योजनाओं को चुनाव तक, कम से कम 21-22 और बहुत अच्छी लाभकारी योजना है बिहार के लिए देने वाले हैं, या उसकी घोषणा करने वाले हैं नरेंद्र मोदी, जिसमें से कुछ अच्छी खासी योजनाओं को आज देने वाली तैयारी थी। जी आपको याद होगा कि ये सरप्राइज करने वाले, हाँ बिल्कुल, और सरप्राइज का नीतीश कुमार को बता दिया गया था कि आपको करना क्या है। आपने देखा होगा लगभग सारी योजनाओं को नीतीश कुमार ने ही बताया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये नीतीश कुमार के चेहरे को भी मजबूत करने की कोशिश की गई है कि आप जो सर्वे में देख रहे हैं नीतीश कुमार को कमजोर, वो मत समझिए, नीतीश कुमार हम हैं तब हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और तभी बिहार में एनडीए है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के परे भाजपा नहीं सोच पाना, ये भाजपा की कमजोरी भी दिखाती है बिहार में, और रिस्क लेने के जो ताकत है उसमें भी कमी दिखाती है बिहार में। जो भाजपा प्रचंडता से राज्यों में जीतती आ रही है, वो बिहार आकर नीतीश के अधीन हो जाती है। ये सत्य है, इस सत्य को टाला नहीं जा सकता है। नीतीश के बाद ही भाजपा इंडिपेंडेंट हो सकती है, वो भी तब चिराग तब तक कहीं ना कहीं भाजपा को कहेंगे हम है ना, हो सकता है सब। तो नीतीश ने भी अपने कैरेक्टर में परिवर्तन किया ना जी। आपने देखा होगा कि इससे पहले वो केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में बड़ा कोताही करते थे, अपनी योजनाओं को ज्यादा आगे रखते थे, लेकिन ये पहला मौका था जब उन्होंने केंद्रीय योजनाओं का, नीतीश कुमार जैसा मैंने कहा कंप्लीटली अब डिपेंडेंट है बीजेपी पर। उन्हें अब इस बात का 100% या तो एहसास करा दिया गया है, या वो मानकर चल रहे हैं कि बिना भाजपा के उनकी नैया पार नहीं लगेगी, और किसी और गठबंधन में उनका दाल भी गलने वाला नहीं है। और आज के मतलब अगले जितने टर्म तक, या जितने दिनों तक, या जितने साल तक मुख्यमंत्री वो बने रह सकते हैं। अब वो भाजपा के हिसाब से या रहमो क्रम पे सब तो सही नहीं होगा, लेकिन भाजपा के सहायता से ही बने रहेंगे, ये कहना उचित होगा। और एक बार फिर से आज रिपीट किया ना जी, उन्होंने वही बात रिपीट किया है कि हम करते नहीं जाएंगे। अब तो उस रिपीटेंसी का कोई मतलब हालांकि बनता नहीं है, क्योंकि उनके पॉलिटिकल कैरेक्टर में अब वो एक ऐसा कहिए उसको मैं ऐसा एक अविश्वसनीयता उसमें आ गई है कि उनके किसी बयान को मतलब बनता नहीं है। फिर भी मैं उन पत्रकारों में से हूं जो इस कम उम्र में भी, हालांकि कोई क्रेडिट देगा नहीं तो मुझे चाहिए भी नहीं, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूं। आई हैव बीन ऑलवेज एबल टू प्रेडिक्ट नीतीश कुमार नेक्स्ट मूव, और जब से मैं कहने लगा हूं कि बिहार इसमें इस बार नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे, मतलब पिछली बार मैं कह रहा था पलट जाएंगे, तो सब लोग कह रहे थे नहीं पलटेंगे, अब सब लोग कह रहे थे पलट जाएंगे, तो मैं कह रहा था नहीं पलटेंगे। और दर्शकों को ये बात याद रहनी चाहिए, इसीलिए मैं बार बार अपने पंचनामे या किसी खबर में कहता हूं कि मैंने कहा था, और दावे से कहूंगा। अगर किसी को बुरा भी लगता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो खबरें आप तक मैं हर बार लाता हूं, इन खबरों के लिए कई लोगों से दुश्मनी करनी पड़ती है, कई लोगों से रिश्ता खराब करना पड़ता है, कई पत्रकार और कई पॉलिटिकल पार्टियों से डायरेक्ट 1-to-1 दुश्मनी मुझे लेनी पड़ती है, और जिसके खामियाजा मुझे आज भारत लाइव के 1 मिलियन जो सब्सक्राइबर वाला चैनल है उसे खोकर चुकानी पड़ी है। तो मैं कम से कम यहाँ मुंह चोर नहीं बनूंगा कि मैं बताऊं। मेरे देखा देखिए अगले दिन आप दूसरे चैनल पर खबरों को देखते हैं और जाके सत्यापित करते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। किसी ने कहा कि वो किसी पत्रकार ने बिहार के चलाया था कि दोनों मंत्री मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे देंगे, दे दिया। मैंने इसका काट चलाया था जब मुझे किसी ने भेजा कि 2 मंत्री इस्तीफा दे देंगे, 2 ही मंत्री तो है जदयू से, इस्तीफा दे देंगे। मैंने उससे पहले आप लोगों को बताया, आंधे हो गए हो तो मैं नहीं तुम्हारे अंधापन का इलाज करने के बैठा हूं। लेकिन जब मैंने पहले ही कह दिया कि ललन सिंह नीतीश कुमार को कन्विंस करने जाएंगे कि आपको बने रहना चाहिए, यही ललन सिंह को अगर मंत्रालय नहीं मिला होता तो आज सरकार गिर गई होती। और नमन जी पंचायती राज का कार्यक्रम, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, छोड़िए पंचायती राज, अगर ललन सिंह को मंत्रालय नहीं मिलता तो क्या सरकार चल रही होती? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर सवाल ही नहीं है।
ललन सिंह जाकर इस्तीफा दिलवा दें नीतीश कुमार से, इस्तीफा दीजिए पलटिए। लेकिन अब वही चोर को पहरेदार बना दिया गया है। बिल्कुल, भाजपा ने बहुत सा खेल खेला है। क्लास के सबसे उदंड बच्चे उठाए, चलिए उठिए आप आज से मॉनिटर, पूरे कार्यक्रम को उन्होंने मॉनिटर किया भी है। और इसलिए तो हाईजेक, और इसलिए चिराग नाराज है। हम हनुमान तो तू कैसे हनुमान, जी नया हनुमान तू कैसे हो गया जी। ये आप समझिए राजनीति को। और मेरे से बेहतर को समझा दे तो जाइए, छोड़ के अनसब्सक्राइब और डिलीट मार दीजिए को। मैं गुस्सा मेरा जायज इसमें बहुत वाजिब है। मुझे ही अपनी बातों का देना पड़ता है, मुझे ही सत्यापित करना पड़ता है। कोई मूर्ख आपको समझाता है कि रात में कि प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आप मान लेते हैं, उस पर जाकर कोई कमेंट नहीं करता है। अरे गाली तो बहुत पड़ता है, गाली की बात नहीं कर रहा हूँ, गाली तो खूब उनको पड़ता है। तथ्यात्मक तौर पर कोई क्यों नहीं कहता कि तुम दलाली कर रहे हो। लेकिन जो लोग आपकी बातों को मानते हैं ना जी, वो खुल करके आपका समर्थन भी करते हैं। अधिकांश लोग ऐसे ही हैं, कुछ लोगों के चलते तो नहीं कहा। दर्शकों को छोड़ दिया जाए तो सच बताता हूँ, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं रहता है। बिल्कुल ये सच है। इस दुख की घड़ी में भी जो मेरे साथ इतना बड़ा घटना हुआ, तब भी इन दर्शकों ने ही सहयोग किया। तो कुछ गिने चुने लोग ही आते हैं जो आकर के आपकी बातों को लेकर के कुछ दूसरे जगह जाकर के उसको प्रसारित करते हैं। हम भी अंतर नहीं होंगे, लेकिन ये मेरा इस मामले में कहना था कि निश्चित ही अब वो पहले वाली परिस्थिति नहीं रही। नीतीश भी जानते हैं, भाजपा भी ये मानकर चल रही कितने दिन तक। बिल्कुल, तो एक अंडरस्टैंडिंग सी बन गई है, और इस अंडरस्टैंडिंग को बिगाड़ना कोई चाहता नहीं है। लेकिन जिसका जो औदा है इस गठबंधन में, वो उसी में अपने आप को मजबूत देखना चाहता है। जी मांझी जानते हैं कि 6-7 सीट नहीं 10 सीट कम से कम मिल जाता तो ठीक रहता, बाकी वो बोलेंगे 40। जी निश्चित। उपेंद्र कुशवाहा के साथ समस्या ये हो गई है कि उनको केंद्र में मंत्री पहले तो बनाइए, बाद में सीट की बात हो। अभी तो कहीं है ही नहीं, 3 में 13 में वो राज्यसभा के सांसद नहीं आए हैं। राज्यसभा के सांसद के तौर पर मोदी के मंच पर भी उनकी जगह नहीं बनती है। बिल्कुल, क्या जगह बनती है? कोई जगह नहीं बनती है। आपका ना बिहार में एक मंत्री है ना वहां है, पार्टी भी आपकी नई है। जी पहला चुनाव है आपकी पार्टी का। बिल्कुल, तो ये दरअसल निश्चित ही एक ऐसी स्थिति है जिसको कागज पर समझाया जा सकता है, इसको इस तरह से विश्लेषण में ही समझाया जा सकता है। सबसे ज्यादा असमंजस में अगर कोई है तो उपेंद्र कुशवाहा है। हाँ, और उस दिन मैंने सच में ये बात बताई थी। आप लोगों को पूरा विश्लेषण देखा कीजिए ना। मैंने बताया था कि दोनों मंत्री इस्तीफा कहां से देंगे, संभव ही नहीं है। तो उसमें कुछ लोग कह रहे हैं खबर हम पहले कहीं देख चुके हैं। अरे वो जो खबर देखे थे उसका काट खबर था ही। अगर नहीं चाहिए तो आगे से मैं खबर नहीं करूंगा। जो सत्य मान कर चलते उसी को सत्य मानो, हम नहीं समझाने जाएंगे। रही बात हुआ फिर आपके विषय की, माफ कीजिएगा थोड़ा विषयांतर जरूर हो गया, जरूरी भी है विषयांतर जरूर हो गया, लेकिन अब ऐसा विषय ही है, एक इतनी सारी चीजों से एक इंसान जूझ रहा है। इसमें पहलगाम वाला हमला हो गया, आप जानते करते कि चीजों को लेकर कितना सेंसिटिव हो जाता है। रमन जी, प्रधानमंत्री ने इस पहलगाम वाले मामले पर बिहार से एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि कल्पना से परे, जो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते उससे भी बड़ी। देखिए मैं बहुत सिंपल बात तो बोलूंगा। देखिए बिहारी के तौर पर ये रैली कैंसिल हो जाए ये मैं नहीं चाहूंगा। लेकिन एक देशवासी के तौर पर निश्चित ही सारे पॉलिटिकल कार्यक्रम कैंसिल हो जाने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बिहारी के तौर पर मुझे पता है कि मेरा पहले से डेप्थ है मोदी पर। वो प्रधानमंत्री होंगे बाद में, लेकिन बिहार पर बहुत डेप्थ है उनका। बिहार का डेप्थ पूरा करे वो। बिल्कुल। अब ठीक है, ऐसी घटना हो गई, हम दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं, हमसे दुखी कोई नहीं हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि सीमा और सेना में सबसे ज्यादा हमारे लोग होते हैं। बिल्कुल। कश्मीर में जहां हमारे परिवार ने भी उसके लिए कुर्बानी दी है। जहां मतलब सेना और सीमा पर बिहार के लोग ही सबसे ज्यादा वहां पे अपनी जान गंवाते हैं, समय देते हैं। जिन हार्श कंडीशंस में पूरे देश भर के मजदूर काम करना नहीं चाहते हैं, वहां भी जाकर बिहार के मजदूर काम करते हैं, अक्सर जान गंवाते हैं। वहां पर बिहार के मिलिट्री के लोग जाकर, आर्मी के लोग अपना जान गंवाते हैं। तो हम तो लगातार झेलते रहे, और आपने जैसा कहा कि हमारे परिवार ने भी कुर्बानी दी है। बिल्कुल। तो निश्चित ही कमिंग फ्रॉम एन फैमिली दैट इज फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, हम इस बात को सत्यापित कर सकते हैं कि ये दुख कितना बड़ा होता है। लेकिन बिहार को भी उसका ड्यू मिले, इसके लिए अगर ये रैली आज हुई है तो जिस तरह से बाकी चीजें घोषित की गई उन सारी स्कीम्स को भी घोषित करना चाहिए था। और नीतीश कुमार जी को अब ये जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए कि उन्हें जल्दी से जल्दी इन सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करा लेना चाहिए। चुनाव से पहले ही करा ले, हम तो चाहेंगे, ताकि उनको भी चुनावी फायदा हो और बिहार के लोगों को भी फायदा हो जाए। इन चीजों के अलावा जो विषय हमारा आज का है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक तरफ जहां मांझी, और कल मांझी का बिहार आना, और उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया कि
चूंकि उनकी मुलाकात नहीं हुई, चिराग जेपी नड्डा से मिल चुके हैं और उनकी मुलाकात नहीं हुई, तो उन्होंने आते थे पहला चिराग पर ही गेम खेल दिया कि चिराग पासवान कहाँ से सीएम बन जाएंगे, सीएम की कुर्सी खाली ही नहीं है। तो आप मांझी जी का पिछला बयान देखिए कि मैं भी सीएम बनना चाहता हूँ, मेरे पुत्र को भी सीएम बनाना चाहता हूँ। तो जब खाली है नहीं कुर्सी, तो आपका पुत्र कहाँ से उसके लिए कंट्राडिक्टरी बयान उनका अक्सर आता रहता है। दूसरी बात, आप पूरे मंच पर उपेंद्र कुशवाहा को खोज रहे हैं। हमने कंफर्म कर लिया उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में, जी जी, एटलीस्ट निकले हैं इस कार्यक्रम के, जी जी जी, और रात से दिख कहीं नहीं रहे हैं, मंच पर भी हैं, ये भी कह रहे हैं लोग। हमने प्रस्तावित किया, मैंने तस्वीर में मांगने की कोशिश की, तस्वीर कहाँ से मांगेगा, मिल ही नहीं रहा तो तस्वीर कहाँ से मांगेगा। हालांकि वो है मंच पर, ये उनके लोग सत्यापित कर रहे हैं, हम भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिल कहीं नहीं रहा है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा है मौजूद इस मंच पर, और आज जो उनको इज्जत मिलेगा, जो सम्मान मिलेगा, जिस तरह से मोदी जी उनसे मिलेंगे, मंच पर जगह मिलेगा, इसी आधार पर मंथन शिविर उन्होंने रखा है। जी, मोदी जी के कार्यक्रम के बाद मंथन शिविर रखने का पहले से प्रस्ताव इसलिए रखा गया था कि अब वो एनडीए में अपनी स्थिति को भी अवलोकन करेंगे, क्योंकि मंत्री बनेंगे इस चक्कर में सीट वाली बात नहीं कर पा रहे हैं। जी जी जी, और बेचारे थोड़े से स्वार्थी नेता तो वही है, बिल्कुल, उस मामले में तो उनका स्वार्थ बड़ा फेमस है बिहार में, और नई पार्टी कई बार स्वार्थ के हित में ही पार्टियां गवा चुके हैं, अपना पद गवा चुके, सब कुछ गवा चुके हैं। लेकिन हाँ, अब केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा भी दिया है, तो इसलिए स्वार्थी कहना भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। लेकिन चलिए, अब मेरा अपना विश्लेषण है, मैं उन्हें उसी तरह से मानता हूं। अब रही बात मांझी जी की, तो मांझी जी भी पेच फंसाए हुए हैं मंच पर, वो भी मौजूद है, चिराग पासवान भी मौजूद है। चिराग पासवान को की जो सबसे बड़ी डिमांड है, उसको तो एक तरह से एनडीए ने ना कह दिया है, लेकिन मजेदार बात यह है कि चिराग की डिमांड इस वक्त जिस टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भले सार्वजनिक तौर पर कुछ और मांग दिया है, लेकिन उनकी नजर कहाँ है वो दर्शकों को मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसका भी क्रेडिट किसी और चिरकुट को दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में डिप्टी सीएम लोजपा चाहती है जी, और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोजपा ये बात समझ गई है कि बिहार जब तक केंद्र में मंत्री रहेंगे, इधर रहेंगे उधर रहेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार कैबिनेट के भी मंत्री बनने से कोई फायदा नहीं जी। अगर डिप्टी बनेंगे तो बिहार सरकार में डायरेक्ट इंटरफेरेंस होगा, और फिर सम्राट चौधरी के समानांतर कोई नेता बिहार में लोजपा का खड़ा होगा, और वो फिर फैसले लेगा, और फिर कोई ये नहीं कह पाएगा कि अरे लोजपा तो केंद्र में चिराग पासवान जाके बैठ गए हैं, भुला गए हम लोगों को। क्योंकि चिराग का समय बिहार में आएगा, ये उसकी रणनीति भी बनी हुई है लोजपा की, अभी वो रणनीति का समय नहीं, और लंबी राजनीति भी करनी है, क्योंकि जदयू के सांसदों पर सीधे डिपेंडेंट है मोदी जी की सरकार। तो चिराग नहीं चाहेंगे कि अपना एक रुपए का सिक्का उठाने के चक्कर में किसी का पूरा बैंक गिरा दे, बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए, और गठबंधन धर्म भी नहीं कहता है। अब रही बात मुकेश सहनी की, तो जहां बिहार में इतना बड़ा ये कार्यक्रम हो रहा है, रैली हो रहा है मोदी जी का, उसी वक्त विपक्ष भी बिहार का अपनी बैठक कर रहा है, और सीटों को लेकर ही बैठक हो रही है। 24-25 तारीख को जो महागठबंधन है बिहार की, इसकी भी बैठक प्रस्तावित थी, और आज सदाकत आश्रम में भीड़ जुटने लगी है। जिस वक्त आप ये खबर देख रहे हैं, उस वक्त आधी बैठक संपन्न हो चुकी होगी, और उसमें मजेदार बात यह है कि जो पिछली बैठकों में आपको एक चेहरा नजर नहीं आया था, वो इस बैठक में चेहरा कंफर्म हो जाता है, कंफर्म हो गया है, आप पहुंच चुके हैं। सदाकत आश्रम में मुकेश सहनी पहुंच चुके हैं, मुकेश सहनी की टीम पहुंच चुकी है। मजेदार आपको एक इनपुट खबर दे देते हैं, उनके कई प्रत्याशी भी पहुंचे साथ में उनके जी। आप चालाक है तो पकड़ लीजिए कौन कौन प्रत्याशी, जाइए वीडियो देख लीजिए, खोज लीजिए, आपको सब पजल हम ही नहीं देंगे। अब कुछ काम बाकी लोग भी करें, खाली क्या बोलते हैं हॉलीडे मनाने से नहीं होगा, पत्रकारिता भी करना पड़ेगा। पैसा खाली इसमें इसके फायदे के लिए नहीं आया, हम लोग भी बड़ी आसानी से जब चीजें विपरीत होती हैं तो घसक सकते थे। हमको भी मौका बहुत बढ़िया मिल गया था कि इसी बहाने पत्रकारिता से डाटा बाय कर दें, लेकिन आप सभी का दबाव जब पड़ा तो मैंने फिर मुश्किल जो रास्ता है नहीं चुनना चाहता था, कि मैंने कहा कि स्वास्थ्य कारणों से परेशान भी रहता हूँ, तो इस वजह से वापस पत्रकारिता में अगर आया हूँ तो केवल और केवल आपके लिए, केवल आपके बार बार जो फोन कॉल्स और प्यार मोहब्बत आपका मिला है, और आपका मोटिवेशन भी उसमें बहुत बड़ी बात है, आपका मोटिवेशन तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने भी अपना रास्ता तय कर लिया है। वो महागठबंधन के साथ रहेंगे। जो दाव भाजपा ने खेला वो दाव उनका सफल नहीं हो पाया। मुकेश सहनी को पिछली बार भी तेजस्वी यादव ने अपनी बैठक में राइट साइड में बिठाया था, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत था राजनीति, बिल्कुल। और आज कांग्रेस के साथ उनका बैठना बैठक में ये इस बात को सीमेंट कर देता है कि कांग्रेस और मुकेश सहनी के बीच भी कोई विवाद अगर हो तो विवाद जहां रहे वो जहां रहे, उस विवाद से कोई बहुत मतलब नहीं है। लेकिन इस गठबंधन के हिस्सा मुकेश सहनी
पूरी तरीके से आज हो गए जी, और अब इनकी समस्याएं बहुत रही नहीं जी। अगर मुकेश सहनी टिक जाते हैं, और टिक जाने का मतलब कांग्रेस के कार्यालय में घुस जाने का मतलब आप समझिए, भले मैं फिर कह रहा हूँ विवाद अपनी जगह पर है, जो जी जी एक दूसरे से आनाकानी तो एनडीए में सब दल का है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी उपचुनाव में ही चिराग और बाजी के बीच में फंस गया था जी। लेकिन आज सदाकत असर में मुकेश सहनी का घोषणा एक बहुत बड़ा मैसेज है जो नमन मिश्रा आपको समझा देता है जी। ये मैसेज ये है कि सीट बंटवारे को लेकर जो पेंच फंस रहा था कांग्रेस की तरफ से, उसे भी रिजॉल्व कर लिया गया है। मुकेश सहनी को जो उनकी डिमांड की सीटें हैं उतनी तो नहीं मिलेंगी, लेकिन एक सम्मानजनक और एनडीए से बेहतर ऑफर उनको दिया जा चुका है। डिप्टी सीएम के भी उनके प्रस्ताव को जैसे राजन ने स्वीकार कर लिया, उसी तरह से आज कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया और रास्ता महागठबंधन का यहाँ से काफी आसान और सुगम हो गया है और मजबूत भी गठबंधन, बहुत मजबूत गठबंधन है। अगर मुकेश, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुकेश सहनी एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। एवरेज 20-25 हजार वोट जो विधानसभाओं में वो लेके आते हैं, वो अगर उसका आधा भी शामिल कर दिया जाए तो एक विनिंग कंडीशन हो जाता है। 12,000 वोट से महागठबंधन तेजस्वी की सरकार नहीं बन पाई पूरे 234 सीटों पर मात्र 11-12 हजार वोट से तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और मैं कह रहा हूँ कि 20-25 हजार का एवरेज वोट जब मुकेश सहनी लड़ते हैं, चुनाव लेके आते हैं, उसका आधा जोड़े, आधा तो 10-12 हजार होवे करता है। उसका सबसे बड़ा कारण मुकेश सहनी भी 4 सीट लेकर के आए थे। अगर वो शिफ्ट हो जाए होते तो फिर सरकार बन सकती थी। 4 सीट की भी बात नहीं कहूंगा, जो वोट उनके समाज ने एनडीए को किया वो उसकी वजह से कितनी सीटें जीते हैं, ये बात तो अन्यथा 4 सीटों के चलते एमएलसी थोड़े बना देती भाजपा और बिहार में मंत्री बना देती। खास करके जो कांग्रेस ने इधर कमजोर किया, वही मजबूत लेकर के गए मुकेश सहनी। ये इंपॉर्टेंट नहीं, अब जैसे चिराग पासवान की स्लिप जगह कहाँ चिराग पासवान का कोई वैल्यू है, कहाँ कुछ कर पाए, एक वो तो सीट में जीते थे वो भी भाग गए, क्या कुछ कर पाए, उन्होंने डैमेज कितना किया ये देखना होगा। जी। और अब भाजपा अगर इज्जत दे रही है आज चिराग पासवान को, तो ये उस वजह दे रही है कि ये बाहर चले जाएंगे तो ज्यादा खतरनाक कर देंगे। बिल्कुल। तो जरूरी नहीं है कि हर बार, आप देखिए कि अक्सर जो पहले लड़ाके थे, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में रखते थे ढाल, वो ढाल तलवार से भारी होता था लेकिन ढोना पड़ता, लेकिन क्यों लेते थे? इससे जान मार सकते हैं लेकिन इससे बचा सकते हैं। तो आप बात बताइए, युद्ध में सामने हो तो आप अपनी जान देना चाहिएगा, दूसरे की जान लेना चाहिएगा? जान लेना चाहेंगे, सिंपल बात नहीं, प्राथमिकता जान बचाने की होगी। तो वही बात है, भारी जरूर होता है लेकिन रखना पड़ता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि ये सेफ्टी शील्ड हो जाएंगे। मुकेश सहनी अगर आते हैं, आते क्या है वो आ गए हैं, और अब इधर तो जाने का बहुत मुझे चांसेस नजर नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में अब भाजपा भी देखिएगा अपने सहनी लीडरशिप को थोड़ा सा प्रमोट करना है शुरू करेगी। हरी सहनी का थोड़ा कद बढ़ने लगेगा, राजभूषण चौधरी भी थोड़ा सा और पावर में दिखेंगे। आज भी मंच पर नजर आए थे। हाँ बिल्कुल, और ये मिथिला का धाम है, मिथिला की धरती है, वहाँ का पूरी राजनीति ही उसी पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल। जो सहनी वोट ले जाएगा, जो अपने पाले में करेगा उसी को, और इसका मैसेज भी कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये देख कर कि मोदी जी की रैली को देखते हुए कांग्रेस ने ये फैसला किया है कि इस तरफ आने दो भाई, बिल्कुल दिक्कत नहीं। चलिए नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि पहले से ये प्रस्तावित था कि प्रधानमंत्री की रैली के बाद बिहार में बहुत कुछ बदलेगा, हालांकि बहुत सारी योजनाओं की घोषणा हुई है, राजनीतिक रूप से बहुत सारे उथल पुथल भी होंगे, देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। हमारी नजर बनी हुई है, आपकी नजर भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।